और उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करें चमोली की, तो चमोली में बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। नेशनल हाईवे नंदप्रयाग और गौचर कर्णप्रयाग के बीच चटवा पीपल के पास बंद है। यहां पहाड़ी से भारी मलबा आया। चटवा पीपल के पास बार बार पहाड़ी दरक रही है और हाईवे बाधित हो रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं प्रशासन ने सड़क में फंसे यात्रियों के लिए होटल में व्यवस्था की है। सड़क खुलने तक यात्रियों को होटल में ठहराया जाएगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से चटवा पीपल के पास पहाड़ी पर से मलबा आया है और एक बार फिर से सड़क बंद हो गई है। जोशीमठ के विष्णुप्रयाग में भारी लैंडस्लाइड से लोग दहशत में हैं। भूस्खलन का असर रविग्राम गांव के नीचे तक दिखाई दे रहा है। हल्की बारिश में लैंडस्लाइड और तेजी के साथ हो रहा है। साल 2023 से जोशीमठ भूधसाव से प्रभावित है, जिसके बाद पूरे जोशीमठ को 14 सेक्टर में बांटा गया, जिसमें हाई रिस्क जोन, रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन में बांटा गया। पूरे जोशीमठ में 800 से ज्यादा मकान भूधसाव से प्रभावित। पिछले 4 दिनों से जोशीमठ के ठीक नीचे विष्णुप्रयाग के सामने होलीगंगा पर बड़ा भूस्खलन हो रहा है और ये भूस्खलन के कारण बहुत सारे लगभग तकरीबन 15 से 20 पेड़ नदी में समा चुके हैं अभी तक, और आगे भी इसके बढ़ने की पूरी आशंका है, क्योंकि जो ज़मीन है वो लगातार नीचे की ओर बहती जा रही है। और विष्णुप्रयाग से मारवाड़ी पुल के बीच में ऐसे कम से कम 8 से 10 स्थान हैं जहां भूस्खलन लगातार होता रहा है। और जोशीमठ में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, बातचीत करने के लिए चमोली से नितिन सेनवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, एक बार फिर से जोशीमठ में अगर कही जाए तो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। एक बार फिर से यहां पर कह सकते हैं कि दिक्कत आई है लोगों के सामने। कई जगह पर कई मकान और इसमें दरारें देखने को मिली है, लैंडस्लाइड और बाकी चीजें हो रही हैं। किस तरह के हालात वहां पर हैं, क्योंकि पीछे साल हमने देखा था जिस तरह की स्थिति बनी थी, क्या अब एक बार फिर से ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है नितिन? जी निश्चित रूप से अगर जोशीमठ का ट्रीटमेंट नहीं होता है, जोशीमठ में सुरक्षात्मक कार्य नहीं होते हैं, तो ये तस्वीरें और ज़्यादा खतरनाक आ सकती हैं लैंडस्लाइड की। ये वैज्ञानिक पहले ही आशंका जता चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो लापरवाही हो रही है उसका खामियाजा आने वाले समय में जोशीमठ के नगरवासियों को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं विष्णुप्रयाग से लेकर और मारवाड़ी पुल तक का जो इलाका है वहाँ पे लगातार लैंडस्लाइड होता जा रहा है, और 11 सितंबर से जो 14 सितंबर तक बारिश हुई है उसके बाद ये दायरा पूरा बढ़ चुका है, और अभी भी आप देखेंगे तो लगातार बारिश हो रही है और अगले कुछ दिन और पहाड़ों में इसी तरीके की बारिश रहने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं नगर के नीचे जो भूस्खलन हो रहा है उससे आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ सकती है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर सुरक्षात्मक कार्य शुरू करने की भी अब संभावना दिखाई दे रही। जी, क्या वजह है कि अब तक यहां पर ट्रीटमेंट का काम शुरू नहीं हुआ, या फिर बरसात में रोक दिया गया है? क्या उन सेक्टरों पर काम नहीं किया गया जहां पर कहा गया था कि यहां पर अभी फौरी तौर से फिलहाल तुरंत इस पर काम किया जाए? क्या स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है नितिन? जी, अगर हम पिछले 1 वर्ष की बात करें तो जिस तरीके से 8 वैज्ञानिक संस्थानों ने जोशीमठ नगर में कहा था कि यहाँ पे जिस तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा है वो चिंताजनक है, जो भूधसाव हो रहा है वो चिंताजनक है। 800 से अधिक घर ऐसे हैं जिन पर दरारें पड़ चुकी हैं, कई लोगों को शिफ्ट किया गया, कई लोगों को मुआवजा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो सरकारी लेवल पर है, जो सरकार के द्वारा जो लापरवाही यहाँ पे देखी जा रही है, जो सुरक्षात्मक कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं, उससे कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ रही हैं। अभी भी बताया जा रहा है कि DPR तैयार हो रही हैं और उन पर काम किया जा रहा है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, लगभग 21 महीने हो चुके हैं, अभी तक कुछ ऐसा काम धरातल पर नहीं दिख रहा है जिससे लोगों में एक संतुष्टता भी पैदा हो कि हाँ आगे में सरकार यहाँ पे काम कर रही है। लेकिन एक डर जो है वो लगातार बन रहा है, और आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से मौसम रहा तो ये जो डर है लोगों का, जो भूधसाव और भूस्खलन का जो डर है वो बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, तो लोग 1 साल हो गए जोशीमठ के, लेकिन अभी भी उनकी चिंता है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लगातार यहां पर लैंडस्लाइड, भूस्खलन देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन जानकारी देने के लिए। नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में साल 1880 में भारी भूस्खलन हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। हादसे को आज 144 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन शहर पर संकट अभी भी बरकरार है।
सरोवर नगरी एक बड़े संकट से गुजर रही है। शहर में कई लैंडस्लाइड जोन बन गए हैं। चाइना पीक की पहाड़ी गिरने से चिंता बढ़ी तो चार्टन लॉज ठंडी सड़क के साथ चाइना पीक की पहाड़ भी खतरे का सायरन बजा रहे हैं। दूसरी ओर कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोगों की आवाजाही भी डराने लगी है। सही बात तो यह है कि जो इतना ज़्यादा लोड हमने दे दिया वो ठीक नहीं है। और दूसरी बात जो ड्रेनेज सिस्टम हमने डेवलप किया है वो ठीक, ड्रेनेज सिस्टम परफेक्ट है ही नहीं। अगर आप देखें जितने ब्रिटिश टाइम में जो जितनी ना 68 नंबर की ड्रेनेज हैं, अगर आप देखें दोनों तरफ, चाइना पीक की तरफ भी देखें, शेरवुड की तरफ देखें या उधर बिरला की हिल की तरफ देखें, वो ड्रेनेज सिस्टम कितना परफेक्ट है। उस तरह का ड्रेनेज सिस्टम फिर दोबारा बनाने की ज़रूरत है और जो कुछ है एग्जिस्टिंग बना हुआ है उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। नैनीताल शहर ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। साल 1867 में भूकंप का झटका मिला तो साल 1880 में भारी भूस्खलन में 151 लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी, जिसके बाद शहर को सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों ने 64 नालों का निर्माण किया जो अब बर्बाद हो चुके हैं। वहीं ग्रीन जोन में मकान बनने से तबाही का खतरा और बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन के सामने भी शहर को बचाने की चुनौती है। चाइना पीक है, चार्टन लॉज है, कृष्णापुर का क्षेत्र है, बलिया नाला, ठंडी सड़क, ये सभी क्षेत्रों में पिछले दिनों काफ़ी लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई और काफ़ी कुछ एरियाज़ में पहले से डीपीआर इत्यादि का प्रिपरेशन हो गया, उसमें काम चल रहे हैं। बलिया नाला में काफ़ी तीव्र गति से काम चल रहा है। उसमें जो छूटे हुए एरिया हैं उनमें भी उनको भी टेकअप करा जा रहा है। बहरहाल 144 सालों बाद भी शहर संकट से नहीं उभर पाया। ऐसे में जरूरत है कि शहर के लोग खुद जागरूक हों और शहर को बचाने के लिए काम करें। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। आदि कैलाश यात्रा के लिए इनर लाइन पास जारी नहीं किए जाने से नाराज श्रद्धालुओं ने पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील में जमकर हंगामा किया। श्रद्धालुओं का कहना है कि वो कई दिनों से धारचूला में रुके हुए हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें आगे जाने की परमिशन नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से उन्हें खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रशासन के रुख से नाराज श्रद्धालुओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। अपनी मांगों के लिए श्रद्धालुओं ने प्रदर्शन भी किया। दरअसल लिपुलेख रोड में आए दिन हो रहे लैंडस्लाइड को देखते हुए प्रशासन ने इनर लाइन पास जारी करने पर रोक लगाई है, जिसकी वजह से फिलहाल यात्रा रुकी हुई है। समझ गए नहीं? नहीं पता कर रहे हैं आप लोग। और एक बात सुनिए, अब यहाँ अब रोज बोला जा रहा है कि आज खुल जाएगा, कल खुल जाएगा, परसों खुल जाएगा। अब ऐसे करते मुझे चौथा दिन हो गया आज, और अब हम तहसील ऑफिस भी गए थे तो वो कह रहे हैं एसडीएम छुट्टी पे चले गए, लीव पे चले गए। अब ये नहीं पता कि लीव पे गए तो किसी को इंचार्ज बना के जाना चाहिए कि वो आके परमिशन दे। इस प्रकार कई दिन हमारे यहाँ यात्री रुके रहे इस आस में कि आने वाले 2-3 दिन के बाद यात्रा स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन कुछ यात्री चले गए हैं और लगभग यहाँ पर 100 से 150 यात्री यहाँ अभी भी फंसे हुए हैं। तो इस आस में है कि प्रशासन द्वारा परमिट जारी हो जाने पर वो यात्रा कर सकेंगे। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड के स्वाला के पास एक कैंटर ट्रक गहरी खाई में जा गिरा। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को गाड़ी आगे ले जाने से मना किया गया, लेकिन इसके बाद भी कैंटर ड्राइवर नहीं माना और आगे लेकर गया, जिसके बाद अचानक पहाड़ी से पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। पत्थर और बोल्डर को आता देख ड्राइवर कैंटर को छोड़कर भाग खड़ा हुआ और आधा कैंटर खाई की तरफ लटक गया। हालांकि इसके बाद जेसीबी और पोकलेन मशीन के जरिए कैंटर को बचाने की कोशिश हुई, मगर ये नाकाम रही और कुछ देर में पूरे की पूरी कैंटर जो थी खाई में पोकलैंड भी जाएगी। देर शाम की ये घटना है, जिसके बाद रास्ते में फंसे लोग खासी दहशत में हैं। पोकलैंड भी जाएगी, छोड़ दिया उसने भी। लोग देर रात हरिद्वार से देहरादून जा रहे एक कार में अचानक से मोतीचूर फ्लाईओवर पर आग लग गई। बताया गया कि डोईवाला निवासी एकांश गुप्ता अपने पिता संजय गुप्ता के साथ कार में सवार होकर हरिद्वार से डोईवाला जा रहे थे। जैसे ही कार मोतीचूर फ्लाईओवर पर पहुंची, अचानक उसमें आग लग गई। आनंद फानंद में कार सवार पिता पुत्र ने कार से छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बच गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सूचना पर दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। इस हादसे से लगभग 1 घंटे तक दिल्ली नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम लगा रहा।
सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री दिल्ली से आज जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होंगे और बनी में बीजेपी उम्मीदवार जीवन लाल के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद सीएम मछेड़ी में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करेंगे और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार के विधायक रितु खंडूरी ने बीते दिनों सीएम धामी से मुलाकात की, जिसमें कोटद्वार के मुद्दे पर उनकी बात हुई, जिसमें कोटद्वार में कृषि भूमि को कॉमर्शियल न करने की भी बात हुई। साथ ही किसानों को पहले की तरह कृषि योजनाओं का लाभ यथावत रखने पर बातचीत हुई। साथ ही कोटद्वार के किसान को पहले की तरह सभी कृषि योजनाओं का लाभ देने की मांग की गई। इसके साथ ही कोटद्वार मेडिकल कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय शुरू करने की भी कोशिश की जा रही है। हम नहीं चाहते, यहाँ के जो काश्तकार हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनकी लैंड कमर्शियल कर दी जाए। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास ऐसा एक पत्र भी लेकर गई थी कि हमें अपने किसानों की चिंता करनी होगी और वो अगर नहीं चाहते हैं, वो खेती करना चाहते हैं, तो उसको हमें इनकरेज करना होगा। तो उनके संज्ञान में भी मैं ये बात को लेकर आई थी। साथ ही साथ ज़िले की बात हुई, मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर बात हुई, केंद्रीय विद्यालय की हमने बात की कि प्रयास ये रहेगा कि अगले सत्र में हम केंद्रीय विद्यालय की ये कक्षा यहाँ पर शुरू करें। 2017 और 2022 में कांग्रेस की चुनावी कैंपेन कांग्रेस नेता हरीश रावत ने संभाली। आप केदारनाथ उपचुनाव में हरदा चाहते हैं कि चुनावी कैंपेन गणेश गोदियाल को सौंपी जाए, पर क्या पार्टी ऐसा करेगी? और कहीं केदारनाथ के नाम के साथ ये बहस 2027 के चुनाव तक तो नहीं पहुंचेगी? देखिए जरा ये रिपोर्ट। बद्रीनाथ की तरह केदारनाथ में भी कांग्रेस जीते, इसलिए केदारनाथ की कैंपेन गणेश गोदियाल को सौंपनी चाहिए। ये बात खुद प्रदेश में कैंपेन संभाल चुके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कही। पर खेमों में बटी कांग्रेस में क्या ये काम हो पाएगा, जहां बड़े नेता बढ़ते हुए दिखते हैं? कहीं हरीश रावत की बात पर खेमों में नया विवाद तो खड़ा नहीं होगा? हरीश रावत के मुताबिक सब प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के साथ हैं और कांग्रेस जीत का खेमा है। वहीं गणेश गोदियाल के मुताबिक फैसला पार्टी को करना है, वो कैंपेन का जिम्मा संभालने को तैयार हैं। क्या खेमा, कौन खेमा? हम खुद ही जो है उसी खेमे में है जिस खेमे में अध्यक्ष जी हैं। यदि कोई खेमा है तो इसलिए, और गणेश गोदियाल जी को भी उसी खेमे में ले जाएंगे। कांग्रेस का खेमा है, जीत का खेमा है। रावत जी ने अगर ये कहा है कि केदारनाथ में मुझे कैंपेन का काम देना चाहिए, तो चूंकि वो अनुभवी व्यक्ति हैं, वो प्रदेश के पूरे विधानसभाओं के मर्म को जानते हैं, तो उन्हें ये उपयोगी लगा होगा कि वहाँ पर मैं कैंपेन करूँगा तो पार्टी को उससे फ़ायदा होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये राय दी होगी कि मुझे वहाँ पर कैंपेन का काम दिया जाना चाहिए। और अगर पार्टी कैंपेन का काम वहाँ मुझे देती है तो मैं अपने पूरे मनोयोग से उस काम को करूँगा। हरीश रावत पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रहे, लेकिन कांग्रेस कमाल नहीं कर पाई। ऐसे में केदारनाथ के लिए गणेश गोदियाल का नाम आगे करके तैयारी 2027 की तो नहीं है, क्योंकि तब हरीश रावत 79 साल के होंगे तो गणेश गोदियाल 59 के। केदारनाथ का कैंपेन संभालना चाहिए और हम पर उनके विवेक पर ट्रस्ट करना चाहिए। लोगों ने उन पर विश्वास किया, उनसे प्यार किया है, उसका पार्टी को पूरा फायदा उठाना चाहिए। केदारनाथ चुनाव में अभी तारीख से लेकर उम्मीदवार का ऐलान होना बाकी है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की कैंपेन गणेश गोदियाल को सौंपने की बात करके पार्टी के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार में एक ज्वेलरी की दुकान में लूट के अभियुक्त की पुलिस एनकाउंटर में मौत के चंद घंटों बाद राजनीतिक पूरे चरम पर है। 1 सितंबर को बदमाशों ने ज्वेलरी दुकान में लूटपाट की, जिसके बाद पूर्व सीएम हरीश रावत और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पुलिस को घेरा था। एनकाउंटर के बाद डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि राजनेताओं को पुलिस और सरकार में विश्वास रखने की बात कही। इस पर दोनों नेताओं ने कहा कि पुलिस मुखिया को इस तरह के राजनीतिक बयानों से तौबा करनी चाहिए। हमारे मतलब कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति पे जो है
चिंता भी प्रकट की गई थी, आलोचना भी की गई थी और मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि ठीक है, उनकी चिंता प्रकट करना, उनका आलोचना प्रकट करना वो भी स्वाभाविक है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे भी आग्रह यही करूंगा कि थोड़ा अपनी पुलिस में, अपनी सरकार में आस्था भी रखें। मुझे लगा कि रिटायरमेंट के बाद जिस व्यक्ति को मैं कांग्रेस में इनरोल करना चाहूँगा राजनीतिक दल में, उसके लिए हमारे डीजीपी बहुत सुपात्र लगते हैं। अब क्या कहें, डीजीपी क्या बोल रहा है मैंने सुना नहीं है, लेकिन डीजीपी को अपने दायरे में रहना चाहिए। धर्म के प्रचार प्रसार और रक्षा के लिए बने साधु संतों के अखाड़ों पर अपराधियों के साथ गठजोड़ के आरोप लगते रहे हैं। ताजा मामला अल्मोड़ा जेल में बंद पीपी पांडे को जूना अखाड़े की दीक्षा दिए जाने के बाद चर्चा में आया। देखिए जरा ये रिपोर्ट। अंडरवर्ल्ड से जुड़े रहे अल्मोड़ा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे पीपी पांडे को पिछले दिनों जूना अखाड़े के थानापति राजेंद्र गिरी ने संन्यास दीक्षा देकर 5 मठों का मठाधीश बनाया तो मामले ने तूल पकड़ लिया। सरकारी स्तर पर हलचल हुई तो जेल प्रशासन ने जांच बिठा दी। वहीं अपराधी को संन्यास दीक्षा दिए जाने पर साधु संतों में भी हंगामा मच गया। इसके बाद जूना अखाड़े ने आगे आकर मामले में समिति बनाकर जांच करने की बात कही। बोला गया है कि तुरंत ही समिति गठन करो, तो मैं 7 आदमी का जूना अखाड़े के पदाधिकारियों के, कुछ निवृत्त कुछ वर्तमान पदाधिकारियों की टीम गठन करेंगे। उसमें क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कहीं उससे पैसा लेकर लोभ में, लालच में कुछ भी किया गया है तो उसको पर कड़क कार्रवाई भी किया जाए। आपराधिक छवि वाले और दागी लोगों को संतों का चोला पहनाए जाने पर साधु संतों का एक बड़ा धड़ा मुखरता से विरोध कर रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता रहे बाबा हठ योगी का कहना है कि गुंडे और माफिया को अखाड़े में दीक्षा दिए जाने से अखाड़ों में भी माफिया राज कायम हो गया है। परंपरा डाली है तो अब उसने ये डान वाली परंपरा डाल दी अपने लोगों और अपने लोगों को, विरोधियों को धमकाने के लिए। तो ये इसके लिए अखाड़े के लिए भी हितकारी नहीं है और मैं समझता हूँ कि इस तरह अगर प्रश्रय देंगे गुंडा और माफियाओं का ही राज अखाड़ों में होगा तो धीरे धीरे ये मिट जाएंगे। दागी लोगों को संत का चोला पहनाए जाने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले जूना अखाड़े में दिल्ली के हिस्ट्री शीटर रहे गोल्डन बाबा, स्वयंभू संत सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ और बियर बार चलाने वाले सचिन दत्ता को निरंजनी अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाया जा चुका है। न्यूज 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। टेरी बांध परियोजना में हिस्सेदारी को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच लंबे समय से विवाद जल्द ही सुलझ सकता है और उत्तराखंड के पक्ष में बड़ा फैसला आ सकता है। उत्तराखंड की जमीन पर डैम होने के बाद भी उत्तर प्रदेश लगातार इस पर अपना हक जताता रहा है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। उत्तराखंड सरकार कई बार अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख चुकी है और कई बार नोटिस देने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी है कि दूसरी पार्टी कोई जवाब नहीं दे रही, लिहाजा उत्तराखंड के पक्ष में यह फैसला दिया जाए और इस पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है। टेरी बांध में अभी 75% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है, जबकि राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 25% हिस्सा उत्तर प्रदेश ने अपने पास रखा है और उत्तराखंड इसी हिस्सेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अभी उत्तर प्रदेश की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है और हमने अपने रिस्पांस एफिडेविट ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दे दिए गए हैं, तो हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि इसको एक्स पार्टी उत्तराखंड के फेवर में कर दिया जाए, जिस पे अभी डिसीजन होना बाकी है। महज 7 महीने पहले बना विकासनगर के हरबटपुर का बस अड्डा वीरान नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि यहां ना तो कोई बस आती है ना ही जाती है। एक रिपोर्ट देखिए। करोड़ों की लागत से तैयार किया गया यह है हरबटपुर का खूबसूरत बस अड्डा। चारों तरफ हरियाली और बेहद साफ सुथरा नजर आ रहा ये बस अड्डा 7 महीने पहले तैयार किया गया था। तब से इस बस अड्डे को न सिर्फ बसों का इंतजार है बल्कि यात्रियों की भी वो राह तक रहा है। जब यात्री इस बस अड्डे पर नहीं आए
तो कभी कभार गायें यहाँ आकर बैठ जाती हैं ताकि यहाँ का सन्नाटा कुछ दूर हो सके और गायों को भी कुछ पल सुकून के मिल सके। वहीं इस बस अड्डे को चलाने के लिए परिवहन विभाग ने खुद ही हाथ खड़े कर दिए हैं और जिम्मेदारी प्रशासन पर डाल दी है। ये तो प्रशासन ही इसको ठीक कर सकता है जी, इसमें तो यहाँ डिपो स्तर से कुछ नहीं हो पाएगा। ये तो प्रशासन स्तर पे अगर वहाँ से गाड़ियों को न रोका जाए बल्कि यहाँ बस स्टैंड से कहा जाए कि यहाँ से संचालित करो, वहाँ कोई न उतारे न चढ़ाए सवारियों को, यहाँ बस स्टैंड से गाड़ी सवारी बैठाएं और बस स्टैंड पे उतारें, तो इस तरह से बस स्टैंड सुचारू रूप से। दरअसल काफी वक्त से विकास नगर में चौक से ही बसें आती जाती रहती हैं। लोग भी वहीं से बसों को पकड़ते हैं। बस अड्डा बनने से स्थानीय लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ नई दुकानें खुलने से रोजगार मिलेगा, लेकिन हालात एकदम उलट निकले। बसें ज़्यादातर चौक पे ही खड़ी होती हैं। यहाँ तो बना हुआ है नाम का, आती हैं कुछ रोड पे जाती हैं, कुछ नहीं आती हैं। कारोबार आज भी जैसे का तैसा ही है और मतलब एक कागजी कार्रवाई करी गई है खाली बस अड्डे के नाम पे। मूल रूप से तो आज भी स्थित जो है बस अड्डा हरबटपुर चौक पे ही है। भीड़ आवाजाही सारी वहीं पे ही है। यहाँ पे इक्का दुक्का गाड़ियाँ आती है, बस आती है और चली जाती है। हरबटपुर में करोड़ों की लागत से बना ये बस अड्डा आज एक सफेद हाथी बनकर रह गया है। यदि इस बस अड्डे का बस अड्डे के तरीके से उपयोग किया जाता है तो कहीं न कहीं विकास नगर के मुख्य बाजार को जाम से निजात और लोगों को एक रोजगार देने का काम भी करेगा। कुलदीप चौहान, न्यूज़ 18, विकास नगर। हल्द्वानी में बने इंटरनेशनल स्टेडियम को देख खेल प्रेमी उत्साहित थे, लेकिन अब उनका उत्साह टूट सकता है क्योंकि नेशनल गेम्स से पहले एथलेटिक्स एसोसिएशन ने यहां के एथलेटिक ट्रैक को रिजेक्ट कर दिया है, जिससे यहां होने वाले गेम्स को लेकर संशय की स्थिति पैदा हो गई है। साथ ही 20 सितंबर से शुरू हो रहे स्टेट गेम्स से पहले स्टेडियम का एक बड़ा हिस्सा भी गौला नदी में बह गया, जिसमें डबल संकट मंडरा रहा है। हालांकि सरकार के लोगों का दावा है कि सब ठीक कर दिया जाएगा। उसके लिए एक जो अमाउंट आया था उसमें जो जाल बनाए थे वो तो बह गए हैं, लेकिन उसकी दीर्घकालिक योजना के लिए करीब करीब 15 से 20 करोड़ की एक योजना और गई है। जल्दी ही वो स्वीकार हो जाएगी ताकि पुख्ता प्रबंध होंगे। जो ट्रैक को रिजेक्ट किया है वो मानकों के आधार पर यदि कम पाया गया या नहीं पाया गया तो उसको ठीक कर लेंगे, उसके लिए काफी वक्त है। लेकिन जो गेम होंगे बहुत अच्छे गेम होंगे। उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में स्टेट गेम्स होने हैं और उसके बाद उत्तराखंड को मेजबानी करनी है नेशनल गेम्स की। लेकिन इन गेम्स की मेजबानी से पहले उत्तराखंड पर एक बड़ा संकट मंडरा गया है, क्योंकि हल्द्वानी में मौजूद जो इंटरनेशनल स्टेडियम है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, उसके ठीक बाहर मैं मौजूद हूं और वो खतरे की जद में आ गया। हालात ऐसे हो गए हैं कि इस स्टेडियम का जो इस तरफ का हिस्सा है, मैं दिखाऊं, इसमें बाकायदा जो है पार्किंग की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि जो दर्शक स्टेडियम के इस वाले हिस्से में बैठेंगे उनकी पार्किंग की व्यवस्था की गई थी। और ये जो रोड है ये पार्किंग के लिए बनाई गई थी, पार्किंग की अप्रोच रोड थी ये। लेकिन आप देखिए कि ये पूरी तरीके से इस नदी में समा चुकी है। और ये गौला नदी पिछले जो 3-4 दिनों में जो बारिश हुई है उससे इतना जबरदस्त कटान इस नदी में हुआ है। आप देखिए कितना तेज बहाव से नदी यहाँ आ रही है और नदी का सीधे जो कटाव हो रहा है वो स्टेडियम की तरफ हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं वो हिस्सा गौला नदी में समा चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड आखिर कैसे करेगा इन नेशनल गेम्स की मेजबानी, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टेडियम है वो अपने आप में खतरे की जद में आ चुका है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।